हेलो स्टूडेंट्स, निश्चय आईएएस के यूट्यूब प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज करंट अफेयर्स में हमारे सामने जो टॉपिक है बहुत ही रुचिकर और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। गाजा युद्ध और आईएमसी यानी इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर से संबंधित है, जिसमें चुनौतियां और भविष्य। तो जैसा कि आप जानते हैं कि गाजा युद्ध जो है वर्ष 2023 से ही जारी है, और गाजा युद्ध के परिप्रेक्ष्य में ही हम आईएमईसी के से समक्ष जो चुनौतियां हैं या इससे रिलेटेड जो भविष्य हैं, इस टॉपिक में हम समझेंगे। इसी आलोक में हम चर्चा करेंगे कि गाजा युद्ध ने जिस तरीके से मध्य पूर्व में राजनीतिक अस्थिरता पैदा की, साथ ही साथ जो है परिवहन से संबंधित चीजों को भी डिस्टर्ब किया, कूटनीतिक जो है डिस्टर्बेंस किया। तो इन सारे आलोक में हम समझेंगे कि आईएमईसी के समक्ष कौन सी चुनौती है। ठीक है, साथ ही हम देखेंगे कि ये कैसे आईएमईसी अस्तित्व में आया, उसके अस्तित्व पर भी हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा हम देखेंगे कि गाजा युद्ध जब जारी हुआ तो इसके समक्ष किस प्रकार की चुनौतियों को सामने लाया, और अंत में हम जो है इससे संबंधित समाधान पे भी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि यह जो है टॉपिक जो है क्यों जो है आईएमईसी अभी चर्चा में क्यों आया, हालिया समाचार इससे संबंधित क्या है वो देखते हैं। देखिए, हालिया समाचार। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय ने हाल ही में भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे यानी आईएमईसी की प्रगति की समीक्षा के लिए अमेरिका, संयुक्त राज्य अमीरात, सऊदी अरब, फ्रांस, इटली, जर्मनी, इजराइल, जॉर्डन और यूरोपीय संघ के अधिकारियों के मेजबानी की। मतलब कि अभी हाल ही में भारत का जो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय है, हाल ही में जो है इससे संबंधित भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे यानी आईएमईसी से संबंधित समीक्षा की, क्या प्रगति है इसका, कहां तक पहुंचा है। इसलिए यह मुद्दा अभी चर्चा में है। चूंकि हम गाजा युद्ध की इसलिए चर्चा कर रहे हैं कि 2023 से ही गाजा युद्ध जो है जारी है, और गाजा युद्ध ने जो है मध्य पूर्व के में जो है तमाम तरह का डिस्टरबेंस पैदा किया, जिसमें जो है आप देख पाते हैं कि सुरक्षा से संबंधित डिस्टरबेंस पैदा किया, आपूर्ति श्रृंखला को डिस्टर्ब किया, साथ ही साथ कूटनीतिक माहौल को भी बिगाड़ा। तो इसलिए ये जो है इस संदर्भ में इस कारण जो है इसको लागू होने में या इसको सही तरीके से विश्व के समक्ष लाने में देरी हो रही है, बाधा उत्पन्न हो रही है। तो हम इसी परिप्रेक्ष्य में इस टॉपिक पे पूरी चर्चा का केंद्र बिंदु रखेंगे, और भारत जो इसीलिए इसको समीक्षा किया है कि क्या प्रगति हुई है, हम क्या इस तरीके से आगे करें कि ये जो है जमीनी स्तर पे इसको हम हकीकत पे ला पाए। तो फिलहाल हम समझते हैं कि मध्य भारत पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा क्या है। ठीक है, इसको समझ लेते हैं। देखिए, यह आर्थिक गलियारा 9 सितंबर 2023 को G20 समिट नई दिल्ली में घोषित हुआ था। ये आप नोट कर लीजिए, पीटी से संबंधित फैक्ट है। पीटी में इस तरह का फैक्ट पूछा जाता है कि कब ये अस्तित्व में आया। G20 का एक समिट हुआ था भारत में, जो कि 9 सितंबर 2023 को, तो इसको जो है घोषित किया गया, जिसमें भारत, अमेरिका, यूएई, सऊदी अरब, फ्रांस, जर्मनी, इटली और ईयू ने एमओयू पर यानी मोमोरेंडा ऑफ अंडरस्टैंडिंग मतलब समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इसमें कौन कौन देश शामिल थे? भारत तो था ही, अमेरिका था, संयुक्त अरब अमीरात था, सऊदी अरब था, फ्रांस था, जर्मनी था, इटली था। तो यानी भारत के साथ साथ मध्य पूर्व के जो दो देश थे, इसमें यूनाइटेड अरब अमीरात और सऊदी अरब, और साथ साथ यूरोपियन यूनियन यूरोप का, और इसके अलावा इटली, जर्मनी, फ्रांस जो यूरोप के बड़े देश हैं। ठीक है, ये सब शामिल थे। ठीक है, लाल सागर की मार्ग की तुलना में भारत यूरोपीय शिपिंग समय में लगभग 40% की कमी आने की उम्मीद है, लेकिन इस परियोजना में अपनी शुरुआत के बाद से ही सीमित प्रगति देखी गई है। मैंने शुरू में ही बताया कि सीमित प्रगति देखी गई है। अभी कारक क्या रहा है कि 2023 में ये हुआ था, इसकी घोषणा हुई थी कि हम इसको हम जो है वास्तविकता में लाएंगे। इसमें बहुत सारे देश शामिल हुए थे, जिसमें भारत तो था ही, मध्य पूर्व के भी दो देश थे, और इसके अलावा यूरोप से भी दो देश थे, 3 देश थे। ठीक है, यूरोपीय आयोग भी था। तो इन सारे लोगों ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किया कि इसको हम लोग वास्तविकता में लाएंगे। चूंकि लाल सागर, इसमें बताया जा रहा है कि लाल सागर से जो व्यापार होता है रेड सी से, उसके अपेक्षा में जो है इसमें 40% की कमी आने में, जो शिपिंग होता है, जो शिपिंग का जो मार्ग है, जो लाल सागर है, उससे जाने में उसके अपेक्षा इस मार्ग से जाने में 40% की कमी आएगी, ऐसा अनुमान जताया जाता है। लेकिन
चूंकि बाधा उत्पन्न होने के कारण 2023 से लेकर आज 25 हो गया, इसमें कुछ खास प्रगति नहीं हुई है। उन बाधाओं के कारण ही जो है अब ये चर्चा में है, ठीक है। जिसमें गाजा युद्ध, जैसा कि आप जानते हैं कि इजराइल द्वारा गाजा में युद्ध हो रहा है 2023 से ही। तो इस कारण ये जो है वास्तविकता में ये जो योजना है नहीं आ पाई। हम समझते हैं कि और क्या है इसमें चीजें, ठीक है। देखिए इसके दो खंड है, ये जो गलियारा है इसके दो खंड है। पहला खंड है भारत खाड़ी गलियारा, मतलब भारत और गल्फ के जो कंट्री हैं उनके बीच में जो होगा दो पार्ट में होगा। एक पार्ट होगा भारत खाड़ी गलियारा, इसको आप लोग अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है। और दूसरा जो होगा खाड़ी यूरोप, ठीक है। ये दो गलियारा होगा, जिसमें भारत खाड़ी गलियारा को समझते हैं जो भारत के पश्चिमी बंदरगाह हो। जैसे पश्चिमी बंदरगाह हो मतलब क्या, भारत जैसे मान लीजिए पश्चिमी बंदरगाहों में मुंबई का बंदरगाह है, ठीक है, तो पश्चिमी बंदरगाह माना जाता है, को संयुक्त अरब अमीरात से और फिर सऊदी अरब और जॉर्डन होते हुए हाई स्पीड मालगाड़ी के जरिए इजराइल के हाइफा से जोड़ेगा। अब ये देखिए ये कितना बड़ा वो है, मतलब उद्देश्य है इसके पीछे। और फिर दूसरा जो हमारा जो गलियारा है खाड़ी यूरोप गलियारा, जो हाइफा को समुद्र के रास्ते ग्रीस और इटली से जोड़ेगा और फिर यूरोप को रिले नेटवर्क के जरिए आगे परिवहन करेगा। देख लीजिए परिवहन में जो समय लगता है या जो ऊर्जा लगती है उसमें जो है 40% की कमी आएगी अगर इसको सही तरीके से वास्तविकता में लाया जाता है, तो ऐसा अनुमान जताया जा रहा है। और इसके दो खंड होंगे, एक खंड आपने समझा कि भारत खाड़ी गलियारा होगा, दूसरा जो होगा खाड़ी यूरोप गलियारा होगा, और इन दोनों को कंबाइंड रूप से जोड़ा जाएगा तो भारत खाड़ी देश यूरोप आर्थिक गलियारा इसको कहते हैं, ठीक है। अब देखिए बंदरगाह के नेटवर्क को भी इसको समझ लीजिए, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए भारत जो है मुंद्रा, कांडला और जेएनपीटी नवी मुंबई भारत में इसका पॉइंट होगा। आप देख पा रहे हैं इसमें मैप में भी, अगर आपको दिख रहा है तो आप समझ लीजिए कि ये जो भारत में मुंबई है और गुजरात में मुंद्रा है, ये दो केंद्र होंगे शिपिंग के भारत से, यानी इसी को कहा जा रहा है कि पश्चिमी बंदरगाह जो होंगे, वेस्टर्न बंदरगाह जो होंगे, उसमें एक जो है मुंबई होगा, दूसरा गुजरात का मुंद्रा एयरपोर्ट होगा, दोनों यहीं से चलेंगे, फिर जो यूएई में जाएंगे, ठीक है। यूएई से फिर सऊदी अरब होते हुए फिर इजराइल के हाइफा जाएंगे और फिर वहां से जो है समुंदर के रास्ते जो है ग्रीस पहुंचेंगे। ये पूरा इसका मैप है, इसको मैप को आप लोग ध्यान से देख लीजिए, ये किस तरीके से यूरोप को मिडिल ईस्ट होते हुए भारत और यूरोप को जोड़ रहा है, इसको आप समझ लीजिए, ठीक है। मध्य पूर्व में यूएई, फुजैरा, जबेल अली और आबू धाबी, सऊदी अरब में दम्मम, रास अल खैर। ये फैक्चुअल जानकारी है कि भारत में कांडला होगा और नवी मुंबई का बंदरगाह होगा। उसी प्रकार जो है मध्य पूर्व में यूनाइटेड अरब अमीरात का जो होगा फुजैरा, जबेल अली, आबू धाबी होगा, और सऊदी अरब में जो है दम्मम, रास अल खैर नाम के जो बंदरगाह हैं ये इसके केंद्र बिंदु होंगे। उसी प्रकार जो है इजराइल और यूरोप में, इजराइल में क्या होगा हाइफा, हाइफा एक वहां का बंदरगाह है, ग्रीस है, ग्रीस का प्रियस है, दक्षिणी इटली का मैसीना और फ्रांस का मर्सिले। ये सारे जो है बंदरगाह इस पूरी जो हमारा जो योजना बनाया जा रहा है या गलियारा जो बनाया जा रहा है, ये बंदरगाह उसमें इन्वॉल्व रहेंगे। आपको मैप से भी मैंने समझा दिया। अब देखिए इसके उद्देश्य क्या है। शुरू में तो जब इसका परिचय मैं दे रहा था तो थोड़ा बहुत उद्देश्य आपको क्लियर हुआ होगा कि इसका जो मेन उद्देश्य है, जो भारत के पारंपरिक मार्ग हैं जो रेड सी के से होकर जाता है, उस व्यापारिक मार्ग में लगने वाले ऊर्जा और जो धन लगने वाले हैं उसमें बचत, मतलब 40% की बचत होगी, ऐसा इसमें कहा जा रहा है, अगर ये सही तरीके से इसको लागू किया जाता है तो। उसी प्रकार से हम और भी उद्देश्य इसका समझते हैं। संचालन दक्षता बढ़ना, लागत को कम करना, आर्थिक एकता को बढ़ावा देना, रोजगार सृजन और हरित गैस उत्सर्जन को घटाना है, ठीक है। मतलब कुल मिला जुला के कहने का मतलब है
कि संचालन में दक्षता बढ़ाना है, कि जो संचालन हो रहा है उसमें दक्षता आएगी, एफिशिएंसी आएगी। साथ ही क्या होगा, लागत को कम करेगा। जब 40% कम होगा तो जाहिर सी बात है कि लागत भी कम होगी। इसके अलावा आर्थिक एकता को बढ़ावा देना, इंटीग्रेटेड हो जाएंगे सारा समुद्री मार्ग और जमीनी मार्ग जो भारत और यूरोप के बीच में है। इसके अलावा रोजगार का भी सृजन होगा। जाहिर सी बात है कि जब इतना बड़ा आर्थिक गलियारा बनेगा तो बहुत से लोगों को रोजगार भी मिलेगा इसमें। साथ ही जो है हरित गैस उत्सर्जन को भी जो घटाना है, जो हरित गैस जो उत्सर्जन हो रहा है, जो हरित गैस उत्सर्जन वो है जैसे बड़े ज्यादा जहाज चलेंगे तो जाहिर सी बात है कि उससे कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा तो वातावरण को नुकसान पहुंचाएगा, उत्सर्जन होगा। तो इस उत्सर्जन में अगर मार्ग में कम जहाज चलेंगे या कम दूरी तय करेंगे तो कहीं ना कहीं उत्सर्जन में भी कटौती होगी। ठीक है, यह ग्लोबल ट्रेड नेटवर्क में एशिया, मध्य पूर्व और यूरोप को एकीकृत करने के लिए मजबूत पुल का निर्माण करेगा। ऑब्वियस सी बात है, मैंने समझाया। रणनीतिक और भू राजनीतिक महत्व भी इसका है, वो आप समझ लीजिए। रणनीतिक और भू राजनीतिक महत्व क्या है। चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को प्रतिस्पर्धात्मक विकल्प के रूप में यह परियोजना उभर कर आ रही है। जो चीन का BRI है, बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है उसका, उसके उसके विकल्प के रूप में इसको देखा जा रहा है। जब भारत और मध्य पूर्व और यूरोप आर्थिक गलियारा को चीन के BRI के विकल्प के रूप में देखा जा रहा है, यह एक रणनीतिक इसका महत्व है। ठीक है, स्वेज नहर जोखिम जैसे वैश्विक व्यापार अस्थिरता जैसे यमन समर के बीच यह वैकल्पिक मार्ग के रूप में महत्व रखता है। ठीक है, ये भी आप समझ गए होंगे कि भाई यमन संघर्ष हो रहा है स्वेज नहर के आसपास, तो उसको भी ये कंट्रोल करेगा कहीं ना कहीं। अब देखिए ये आया कैसे वो अस्तित्व में। ठीक है, IMEC का वादा और भू राजनीतिक खुलापन जिसने इसे संभव बनाया। ठीक है, क्या इसके पीछे क्यों आया, क्या उद्देश्य था। ठीक है, उद्देश्य को तो हालांकि मैं समझ गए हम लोग, लेकिन कैसी ऐसी परिस्थितियां बनी, कौन सी ऐसी परिस्थितियां बनी कि इसको अस्तित्व में लाना पड़ा। ठीक है, IMEC को देखिए, IMEC की परिकल्पना सितंबर 2023 में भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान वर्षों की क्षेत्रीय प्रतिद्वंदता के बाद मध्य पूर्व में स्थिरता के दुर्लभ क्षण में की गई थी। ठीक है, ये समझ गए। 2023 में आया था, मैंने शुरू में ही बता दिया। इजराइल के साथ अरब संबंधों के सामान्यीकरण जिसमें सऊदी अरब भी शामिल होने वाला था ने भारत, मध्य पूर्वी देशों, अमेरिका और यूरोप के लिए भारत को यूरोप से जोड़ने वाले गलियारे की कल्पना करने के लिए परिस्थितियां पैदा की। अब ये समझ लीजिए कि ये जो इतना बड़ा उद्देश्य है ये सामान्यीकरण समझौते पर भी आधारित था। आर्थिक पक्ष मजबूत था। यूरोपीय संघ भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, ये समझ लीजिए आप लोग। यूरोपीय संघ भारत का सबसे बड़ा आर्थिक साझेदार है यूरोपीय संघ, जिसका वित्त वर्ष 2023-24 में द्विपक्षीय व्यापार 137.41 बिलियन डॉलर था और संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब के साथ गैर तेल व्यापार में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। यह आर्थिक पक्ष भी है कि जो है भारत का यूरोप जो है सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। अगर व्यापार मार्ग में किसी प्रकार की तब्दीली आती है या व्यापार मार्ग छोटा होता है या सुविधाजनक होता है, ठीक है, या उसकी एफिशिएंसी बढ़ती है, तो जाहिर सी बात है कि हमारा जो व्यापार और भी उससे बढ़ेगा। और व्यापार जब बढ़ेगा तो दोनों देशों या दोनों समूहों को फायदा होगा, इससे दोनों पक्षों को फायदा होगा। ठीक है, देखिए एक व्यापार मार्ग से कहीं अधिक रूप में योजनाबद्ध IMEC का उद्देश्य बिजली और डिजिटल कनेक्टिविटी, केबल, स्वच्छ हाइड्रोजन पाइपलाइनों को एकीकृत करना, दक्षता बढ़ाना और लागत कम करने, रोजगार सृजित करने और सृजन करने का उपाय करना था। अभी तक तो समझ रहे थे कि दक्षता को ही बढ़ाएगा, इसमें एक बिजली, ऊर्जा, डिजिटल कनेक्टिविटी जो समुद्र के नीचे जो केबल बढ़ता है उसमें भी ये आगे आने वाला है। साथ ही साथ जो स्वच्छ हाइड्रोजन पाइपलाइन है उसमें भी आने वाला है। तो इतना बड़ा इसका बड़ा उद्देश्य है। तो ठीक है, इसमें टैरिफ मानकीकरण की कमी, कम वित्तीय एकीकरण, सीमित गलियारे व्यापी बीमा और बदलती बंदरगाह क्षमताओं सहित लगातार व्यापार चुनौतियों का समाधान करने की कोशिश की। साथ ही अपने समुद्री पैरों को जोड़ने के लिए एक क्रॉस सऊदी रेलवे का निर्माण किया। ठीक है, अब देखिए ये क्रॉस सऊदी और UAE रेलवे का निर्माण किया। पहले से ही ये इसमें कार्य, चूंकि इस तरह की परिस्थितियां बन गई कि सऊदी अरब और UAE में क्रॉस रेलवे का निर्माण हुआ, तो जब इस तरह की परिस्थितियां बन गई तो भारत ने इसमें एक प्रस्ताव रखा कि जब G20 का जब भारत ने अध्यक्षता की कि क्यों ना हम
भारत से यूरोप के बीच में व्यापारिक मार्ग को इकोनॉमिक कॉरिडोर एक बनाए, जो कि एक बेल्ट एंड रोड एंड इनिशिएटिव का एक विकल्प के तौर पे चीन का जो है उसके विकल्प दे सके। तो ऐसी परिस्थितियां बन गई, चूंकि उस समय जो है खाड़ी में भी स्थिरता थी। ठीक है, 2023 में जस्ट उसके बाद गल्फ में जो है वो युद्ध हो गया, गाजा में युद्ध हो गया, तब से डिस्टर्ब हो गया एरिया। लेकिन उस समय की जो परिस्थितियां थी उसके बारे में बात हो रही है कि उन परिस्थितियों के कारण ही ये जो है इसकी घोषणा हो पाई। हालांकि इन्हें निवेश और सहयोग के माध्यम से प्रबंधकीय माना जाता था, लेकिन परियोजना तब रुक गई जब 1 महीने से भी कम समय बाद क्षेत्र में चल रहे संघर्ष में फंस गया, जिससे पहली हितधारक बैठक नहीं हो सकी। ये परिस्थितियां थी, जिस परिस्थितियां के कारण, जिन परिस्थितियों के कारण और इसके जो उदात्त उद्देश्य थे, उन उदात्त उद्देश्यों के कारण इसको जो है चीन के बेल्ट रोड इनिशिएटिव के विकल्प के रूप में लाया गया। लेकिन जस्ट उसके कुछ महीने बाद ही, 1 महीने बाद ही जो है गाजा में युद्ध हो गया, जो खाड़ी क्षेत्र में ही है, जिसके वजह से ये योजना जो है, ये परियोजना अटक गई, रुक गई, जो कि एक चिंता का विषय है। अब देखते हैं, गाजा युद्ध ने आईएमईसी की चुनौतियों को बुनियादी बाधाओं में बदल दिया। जो भी इसके समक्ष चुनौतियां थी उसका जो है एक बुनियादी बाधा, मतलब ये बाधा परमानेंट एक तरीके से कर दिया। देखते हैं, उसको समझते हैं कि क्या बुनियादी बाधा है। हालांकि आईएमईसी का आर्थिक औचित्य मजबूत बना हुआ, लेकिन इजराइल द्वारा गाजा पर जारी युद्ध के कारण, जिसने क्षेत्रीय संबंधों को तनावपूर्ण बना दिया, इसकी बाधा प्रबंधीय से बुनियादी हो गई है। मतलब कि कुछ बाधा ऐसे होते हैं जिसको मैनेज किया जा सकता है, ठीक है, कुछ ऐसे बाधा होते हैं जिसको मैनेज करना समय के साथ मुश्किल हो जाता है। वैसे बाधा में ये हो गया, चूंकि गाजा युद्ध पिछले 3 साल से खींच रहा है, लंबा खींच रहा है, जिस वजह से ये जो है परियोजना अटक गई है। इस गरियाले का प्रमुख मध्य पूर्व यूरोप संपर्क जॉर्डन इजराइल का सहयोग पर निर्भर करता है, जो अब फिलिस्तीन विस्थापन को लेकर तनाव के बीच निम्न स्तर पर है। अब जॉर्डन और इजराइल में ही तनाव हो गया, जो कि एक हाइफा जाके वहां पे इजराइल में इसको ले जाना था, वहां के बाद जो है समुद्री रास्ते के तहत जो है यूरोप में पहुंचता। तो जब इजराइल ही इतना डिस्टर्ब है, तो कैसे जो है इसको अस्तित्व में लाया जाए, तो ये बहुत बड़ी चुनौती है। ठीक है, सऊदी इजराइल संबंधों के सामान्यीकरण की संभावनाएं भी कम हो गई है, क्योंकि रियाद फिलिस्तीनी रियातों की मांग कर रहा है, जिससे इजराइल देने को तैयार नहीं है। अब देखिए, अब ये भी एक मतलब कुल मिला जुला के कहने का मतलब है कि खाड़ी क्षेत्र में ऑलरेडी तनाव अभी चल रहा है, और इजराइल भी उसमें जो कर रहा है, आग में घी डालने का काम कर रहा है, जिसकी वजह से ये जो है आगे नहीं बढ़ पा रहा है। ठीक है, अब देखिए, लेबनान, यमन, सीरिया, इराक में युद्ध के विस्तार और ईरान के साथ तनाव ने क्षेत्रीय व्यापार के लिए बीमा लागत को बढ़ा दिया, जिससे कार्यान्वयन और जटिल हो गया है। अब कहने का मतलब कि गाजा में युद्ध तो था ही, इसके अलावा जो इजराइल का जो गल्फ कंट्री है, खासकर सऊदी अरब से संबंध भी अच्छा नहीं है। इसके साथ ही साथ जो वहां की परिस्थितियों में आप देख रहे हैं कि लेबनान, यमन, सीरिया और इराक में युद्ध का विस्तार हुआ है, और ईरान के साथ व्यापार तनाव हो रहा है। तो इन सारे चीजों को देखकर जो है, इन परिस्थितियों को देखकर जो है बीमा, मतलब जो इसका इंश्योरेंस लागत है वो बढ़ गया है, जिसकी वजह से इसका कार्यान्वयन रुक गया, इंप्लीमेंट नहीं हो पा रहा है। ठीक है, मतलब लागत अगर किसी योजना की बढ़ जाएगी तो जाहिर सी बात है कि इसको लागू करने में दिक्कत होती है। विडंबना यह है कि प्रगति में बाधा डालने के बावजूद इजरायल आईएमईसी को फिलिस्तीन को छोड़कर अरब जगत के साथ अपने आर्थिक एकीकरण को गहरा करने के लिए महत्वपूर्ण मानता है। ठीक है, अब इजराइल जो है, कहने का मतलब यह है कि इस प्रगति में बाधा डालने के बाद भी जो है आईएमईसी को फिलिस्तीन को छोड़कर अरब जगत के साथ अपने आर्थिक एकीकरण गहरा करने के लिए महत्वपूर्ण मानता है। मतलब कि फिलिस्तीन के साथ वो अपने आर्थिक संबंधों को गहरा नहीं करेगा, लेकिन जो खाड़ी क्षेत्र के अन्य जो देश हैं, जैसे सऊदी अरब है या यूनाइटेड अरब अमीरात है, खासकर ये 2 महत्वपूर्ण मेन देश हैं, उनके साथ अपने आर्थिक संबंधों को गहरा करने में आईएमईसी के योगदान को स्वीकार करता है इजराइल। ठीक है, इसके बावजूद भी बाधा उत्पन्न कर रहा है। ये कहीं ना कहीं जो है एक विडंबना ही कही जाएगी, या इजराइल की जो है दोहरावपन ही कहा जाएगा। ये प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने इस परियोजना के निर्माण को भाग लेने वाले देशों के लिए एक भू राजनीतिक आशीर्वाद बताया है। अब एक तरफ आप आशीर्वाद बता रहे हो और दूसरी तरफ जो है गाजा में युद्ध छेड़े हुए हो, तो ये जो है कैसे जो है परियोजना आगे बढ़ेगी, यही सबसे बड़ा सवाल है। अब देखिए, अब इसके भविष्य पर
इसका जो भविष्य है, आईएमईसी का जो भविष्य है, किस पे टिका हुआ है? मध्य पूर्व में स्थिरता आए और संघर्ष जो है समाधान की तरफ बढ़े। जो संघर्ष चल रहा है गाजा में, उसमें समाधान निकले उसका, और इसके साथ साथ जो मध्य पूर्व और इजराइल को लेकर जो तनाव है, टकराव है, उसका कोई समाधान निकलेगा, तभी जो है आईएमईसी यानी इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर का भविष्य हो सकता है। अब हम देखते हैं कि ये समाधान क्या क्या हो सकता है जो इसके भविष्य को सुनिश्चित करेगा। ठीक है, हालांकि यद्यपि आईएमईसी का पश्चिमी भाग अनिश्चितताओं से घिरा है, वहीं संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब के साथ भारत के मजबूत रणनीतिक और आर्थिक संबंध इसके पूर्वी भाग की संभावनाओं को जीवंत बनाए हुए हैं। क्या कहना चाह रहा है? आईएमईसी का पश्चिमी भाग अनिश्चितताओं से घिरा हुआ है, वहीं संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब के साथ भारत के मजबूत रणनीतिक और आर्थिक संबंध इसके पूर्वी भाग की संभावनाओं को जीवंत बनाए हुए हैं। इसका कहने का मतलब यह हुआ कि जो इसके दो खंड हैं, एक खंड है भारत से लेके खाड़ी देश तक जो गलियारा है, क्योंकि भारत से जो है सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात का संबंध बेहतर है, तो इन यहां से लेकर इसकी कनेक्टिविटी में पॉजिटिविटी है। लेकिन जो इसका दूसरा जो भाग है, जो कि खाड़ी देश से लेकर यूरोप तक जाएगा वो कहीं ना कहीं उसमें चुनौती है, क्योंकि डिस्टरबेंस वहीं पे है सबसे ज्यादा। यूपीआई एकीकरण जैसी पहल डिजिटल कनेक्टिविटी की क्षमता को बढ़ाती है, लेकिन खाड़ी देशों के भीतर आर्थिक प्रतिद्वंदिता जैसे कि अमीराती प्रभुत्व का मुकाबला करने के लिए सऊदी अरब के उपाय एकीकृत गलियारे की योजना में बाधा डालते हैं। भारत से संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब का भी बेहतर संबंध है। यूपीआई के द्वारा जो है भारत वहां पे आर्थिक एकीकरण करना चाहता है, प्रयास भी कर रहा है, लेकिन चूंकि जो है गल्फ कंट्रीज में संयुक्त राज्य अमीरात जो यूएई जो है, यूनाइटेड अरब अमीरात, एक मतलब आर्थिक रूप से ज्यादा संपन्न है बजाय और सब देशों से, तो वहां एक प्रतिद्वंदिता का माहौल है। सऊदी अरब भी संपन्न है, तो दोनों देशों में प्रतिद्वंदिता का माहौल है, जिस कारण से ये आर्थिक गरियाला जो है वास्तविकता में नहीं परिणित हो पा रहा है। ठीक है, आईएमईसी को अपने 2023 के दृष्टिकोण के अनुरूप बनाने के लिए उस क्षेत्रीय स्थिरता को बहाल करना होगा जिसे इसकी अवधारणा को संभव बनाया था। यह लक्ष्य फिलिस्तीनी राज्य के मुद्दे के समाधान से जुड़ा हुआ है। अब देखिए, अब ये तो समाधान बहुत जो है बड़ा समाधान है। अगर फिलिस्तीनी राज्य का ही जो है समाधान हो जाए तो जाहिर सी बात है कि गाजा में जो युद्ध है वो खत्म हो जाएगा। तो ये तो इंटरनेशनल समुदाय को समझना चाहिए, भारत को भी इसमें प्रयास करना चाहिए, कर भी रहा है प्रयास, ताकि जो है ये जो आर्थिक गरियाला अगर सही तरीके से इंप्लीमेंट हो जाएगा तो भारत को न सिर्फ लाभ होगा बल्कि जो गल्फ कंट्रीज है उनको भी लाभ होगा, इसके अलावा यूरोपीय देश को भी लाभ होगा, और इस क्षेत्र में एक व्यापार का बेहतर आवागमन हो सकेगा और बेहतर आदान प्रदान हो सकेगा, मार्केट इस तरह का बूम होगी। ये तो आर्थिक पक्ष हुआ। जो बुनियादी सवाल है जो स्ट्रेटेजिक रूप से इसके लिए महत्वपूर्ण है कि जो चाइना बेल्ट रोड इनिशिएटिव को फैला रहा है या बेल्ट रोड इनिशिएटिव को बड़े स्तर पर लेके जाना चाह रहा है, उसके काउंटर में योजना एक कारगर रूप से साबित हो सकती है। इसके लिए भारत लगातार प्रयास कर रहा है, लगातार समीक्षा मीटिंग कर रहा है। हाल ही में जैसा कि अभी समीक्षा मीटिंग किया, इसी संदर्भ में, इसी आलोक में हमने इस न्यूज के संदर्भ में ही हम इस घटना और इस परिघटना पे हमने चर्चा किया, जो कि आशा है कि आपको अच्छे से ये मुद्दा समझ में आया होगा और एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग मिली होगी आपको इस मुद्दे से। और इसी आशा के साथ हम इस टॉपिक को अब समाप्त करते हैं। और अगर आपको ये टॉपिक पसंद आई होगी तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें, साथ ही जो है सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल को, और बेल घंटी दबाना भी ना भूलें, ताकि आपको अगर हम नया वीडियो डालते हैं तो समय समय पर आपको नोटिफिकेशन आराम से मिल पाए। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।